नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आज हम बातें सितारों की में बात करेंगे ऐसे एक्टर से जो हिंदी, इंग्लिश और असमीज फिल्म में काम कर चुके हैं और दर्शकों के बीच में एक जाना पहचाना चेहरा है। साथ ही उनकी वाइफ भी एक बेहतरीन अदाकारा है जिन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी से एक्टिंग का लोहा मनवाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुलूराम दास और उनकी वाइफ टीना भाटिया की। बुलूराम दास की जन्म स्थली तो गुवाहाटी है, लेकिन इन्होंने अपनी कर्मस्थली मायानगरी मुंबई को बनाया। वह इनकी एक्ट्रेस वाइफ टीना भाटिया का जन्म इंदौर में हुआ, लेकिन इनकी मंजिल भी मुंबई ही थी। बुलूराम दास ने हैदर, गब्बर इज बैक, ओके जानू जैसी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता है। तो वहीं टीना भाटिया ने गुलाबो सिताबो, गली बॉय जैसे जबरदस्त फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोहा मनवाया है। तो आज हम इन्हीं एक्टर कपल से रूबरू होंगे और जानेंगे इनकी अदाकारी के सफर के बारे में। जी हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बुलूराम दास जी और टीना भाटिया जी। सबसे पहले मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत ही कम कपल हैं जो दोनों एक साथ बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो Thank you मच so much. एंड जी, मैं आप दोनों से एक ही सवाल करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस मेरे सवाल के जवाब दें कि कैसे, किस तरह से आपकी इस एक्टिंग के सफर की शुरुआत हुई और क्या क्या कुछ परेशानी आई आपको सफर की शुरुआत में। बताइए, आप पहले शुरू कीजिए। जी, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हर कोई ये सवाल का जवाब जानना चाहता है। आ, वैसे तो सफर काफी लंबा रहा, क्योंकि इंदौर से ही जर्नी शुरू हुई। जी, और एक्टिंग में आने से पहले मैं क्लासिकल डांसर थी, कथक में। तो वहीं से एक स्टेज पर जाने का और लोगों के सामने परफॉर्मेंस करने का ड्रीम सवाल सा हुआ। और फिर एनएसडी के बारे में पता चला, जी, फिर वहाँ मैंने अप्लाई किया, सिलेक्शन हुआ और वहाँ से कोर्स खत्म करने के बाद रिपेटरी करके और 3-4 साल और वहाँ दिल्ली में देने के बाद फिर जी, फाइनली तय किया कि अभी मुझे मुंबई जाना चाहिए। जी, तो इस तरीके से मैं मुंबई पहुंची ओके, और वहाँ पर आकर के ऑडिशन देना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना शुरू किया। धीरे धीरे कॉन्टेक्ट बने और आज जो भी कर पा रही हूँ आपके सामने। जी। और बुलूराम दास जी, आपके सफर की शुरुआत कैसे रही? क्या कुछ परेशानियां शुरुआत में आपको आई? जी, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूँ जहाँ हिंदी बहुत कम बोली जाती है। मतलब जी, गुवाहाटी से हूँ मैं, आसाम से। तो मेरी मातृभाषा असमीज है। मैं हूँ बंगाली, बट मैं आसाम से हूँ, तो जी, असमीज में पढ़ाई लिखाई ये सब हुआ है। दोस्त वगैरह भी सारे असमीज है। तो हिंदी को लेके उतना हम लोग कंफर्टेबल बोल, मुझे मेरी हिंदी सब्जेक्ट थी, लेकिन हिंदी में उतना बातचीत नहीं होती थी पहले। जी, तो जब तक मैं हिंदी नहीं आया या आसाम से बाहर नहीं आया, तब तक मेरे लिए हिंदी एक वैसी लैंग्वेज नहीं थी कि मैं बहुत फ्लुएंटली बोल सकूं। लेकिन आफ्टर एमएलटी थोड़ा बहुत हिंदी में काम किया और उसके बाद जब मैं यहाँ बॉम्बे में भी आया, जी, तब भी हिंदी को लेके मुझे मेरी स्ट्रगल रही। लेकिन ओके, क्या है, दिन ब दिन आप उसमें मेहनत करते हो, फिर उसमें काम करते हो, फिर आपको फिर उस तरह से नहीं देखा जाता है कि आप आसाम से हो, बंगाली हो, जो भी हो। जी, लेकिन आपको अगर वो किरदार दिया जाए, मान लो गुजराती कैरेक्टर हो या पंजाबी कैरेक्टर हो, जब आप उसको बखूबी निभाते हो तो आपके ऊपर एक अभिनेता के तौर पर एक कॉन्फिडेंस आता है डायरेक्टर को या प्रोडक्शन में। जी, तो वैसे जैसे मेरी जर्नी रही है, तो लैंग्वेज की वजह से मेरा काफी स्ट्रगल रहा है। लेकिन थैंक्स टू एनएसडी, थैंक्स टू मेरे दोस्त, थैंक्स टू मेरी वाइफ, वो भी हिंदी बेल्ट से है, तो काफी हद तक मुझे गाइडेंस मिल जाता है, कोचिंग मिल जाता है। जी, तो ये गुवाहाटी से लेकर वाया दिल्ली, बॉम्बे तक का अब तक का सफर रहा है। जी, बिल्कुल। और आपने बहुत मेहनत की है, दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, क्योंकि अभी जब आप हिंदी बोल रहे हैं
तो जो परेशानी आप बता रहे हैं वो परेशानी अभी झलक नहीं रही है, बहुत जी। साफ और शुद्ध हिंदी है आपकी अभी। थैंक यू। जी थैंक यू बिल्कुल सो मच। बिल्कुल। अच्छा, साथ में अभी आप दोनों बैठे हैं तो मैं बाकी फिल्मों की बात करूं, बाकी सवाल जवाब करूं। मैं सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करना चाहूंगा क्योंकि आप दोनों कपल हैं। जी। कैसे आप दोनों मिले, कैसे आप दोनों की शुरुआत हुई? क्या पहले आप एक्टिंग में एक दूसरे को जानते थे या आपकी पहले मुलाकात हुई उसके बाद एक्टिंग सफर की शुरुआत हुई? हाँ, एक्चुअली ये घटना, इंसिडेंट या जो भी बोलिए आप, ये एनएसडी में ही हुआ। जी क्योंकि जब एनएसडी में हम लोग आए एक ही बैच में थे, और जब फर्स्ट ईयर में थे तो मैंने इनको प्रपोजल दिया था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। जी लेकिन तब इन्होंने ठुकरा दिया था मेरा प्रपोजल, क्योंकि जी जी बिल्कुल। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, लेकिन जी जी बोलो राम दास जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। करके टीना जी से मैं सवाल करना चाहूंगा कि थोड़ा जब आपने पहली बार इनको प्रपोजल दिया काम का तो कुछ क्या different कारण था। था जो उन्होंने ठुकरा दिया था? अले जी टीना जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बहुत कट कट क्या रही, बट हाँ, कोई जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बोलूराम दास जी ने आपको पहली बार प्रपोजल दिया उस वक्त क्या कारण था कि आपने इनके प्रपोजल को ठुकरा दिया था? बोलिए। जी नहीं, एक्चुअली मैं छोटे शहर से गई थी और दिल्ली जाना मतलब हमारे परिवार में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पढ़ाई के लिए या इस तरह से एक्टिंग में कोई कोर्स करने बाहर जाए, वो भी लड़की, तो जी। बहुत बड़ी बात थी। ओके। तो मैं अपने काम के लिए बहुत फोकस थी। तो अच्छा। जब ये प्रपोजल आया, मतलब प्रपोज किया है मैंने, तो फिर मैंने इनको वही कहा कि मैं अपने जिस काम के लिए यहाँ पर आई मुझे ये करने दीजिए, बिकॉज मेरे पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं शायद साबित करना चाहती हूँ कि लड़कियां कुछ कर सकती है, आगे जी। बढ़ सकती है। तो उस वजह से मैंने इनको फर्स्ट ईयर में मना किया। जी और जब उन्होंने मना किया, बुरा तो लगा। जी। क्योंकि ऑब्वियसली बुरा लगेगा। लेकिन जो इन्होंने बात कही थी, मुझे जो लॉजिक इन्होंने दिया था, जी ऐसा नहीं कि मुझे बोल के उन्होंने उस चीज को साबित नहीं किया। जी तो वो पूरा 3 साल इन्होंने बहुत डेडिकेटेडली उस कोर्स को परस्यू किया। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि मैं अपने करियर में आगे बढ़ूं, इसीलिए मैंने उनका साथ दिया बाकायदा दोस्त की तरह। जी और उसके बाद जब इनके ऊपर मेरा विश्वास आ गया कि ये जो कह रही है ये दरअसल उस चीज को फॉलो भी करती है, जी और इनको भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर विश्वास हो गया कि ये लड़का अच्छा है, मतलब जेन्युइन है। तो जी थर्ड ईयर आते जाते वो चीजें सॉल्व हो गई और आज हम आपके साथ में आपके सामने हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो दो मंजिल थी आपकी जब आप मुंबई पहुंचे, कि एक तो टीना जी को जो आपने प्रपोजल दिया था उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया, आपको उनको कन्विंस करके उनको मनाना था, और दूसरा फिर मुंबई में जो अपनी एक पैठ है जहां पर कई कलाकार आते हैं देश के कोने कोने से, वहां पर जमाना था। तो आपने इस दोनों जगह आपने एक मुकाम हासिल किया है। मैं एक सवाल आप दोनों से यहाँ पे करना चाहूंगा कि जब कोई नया एक्टर मुंबई आता है तो एक ब्रेक के लिए तरसता है वो, और चाहता है कि उसे एक ब्रेक मिल जाए। तो वो पहला जो ब्रेक था आपको मुंबई में और टीना जी को, वो कैसे मिला, किस तरह से था, और वो पहला ब्रेक कौन सा था वो? पहले तो मैं ही आया था बॉम्बे, क्योंकि तब तक वो दिल्ली में ही थी। तो एक चीज मैंने देखा है कि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे टैलेंट का कदर है। मतलब आप आओ और आपके अंदर अगर वो खूबियां है, आप यहाँ आके अपना ट्राई करो, और मुझे लगता है सही वक्त और सही जगह पे आपको पहुंचना होता है। जी उसके बाद आप जब अपना 100% दोगे तो मुझे लगता है आप कामयाब होंगे। जी और बिल्कुल। आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो ऑनेस्टी और वो जज्बा होना चाहिए कि आप अपनी चीजों को लेके विश्वास रखो। और जैसे हम लोग आए थे यहाँ एनएसडी से पास आउट होकर, जब हम यहाँ आते हैं जी हमारे बारे में कोई जानता नहीं कि मैं एनएसडी से हूँ या नहीं। जी तो मुझे भी उसी कॉमन लाइन पे खड़ा होना पड़ता है, अपने आप को बोलना पड़ता है कि मैं फिट हूँ या नहीं हूँ। जी जब मुझे एक मौका मिलता है ऑडिशन देने का, तब मैं अपना बेस्ट दूं
ताकि उनकी नजर में मैं कुछ डिफरेंट लगूं। बिल्कुल। जो कॉमन सारे एक्टर से उनमें से अगर मैं कुछ अलग दिख गया तो शायद जी। वो दोबारा भी मुझे बुलाएंगे। जी, बिल्कुल। और यहाँ पे एक कहावत है, जो दिखता है वो दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने ये तो। तो आप जब आपको मौका मिले आप चूको ना, इसके लिए आपकी तैयारी होनी जरूरी है। जी, चाहे वो लैंग्वेज को लेके हो, चाहे वो आपको फिजिक्स को लेके हो, चाहे आपके क्राफ्ट को लेके हो। जी। जी, जी तो टीना जी। मौका आते ही आप कभी चूकोगे ही नहीं। जी, बिल्कुल। जी, टीना जी, अब मैं आपसे यहाँ पर भी सवाल करना चाहूँगा कि देखिए, जब एक फीमेल एक्ट्रेस मुंबई आती है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं और ख़ासकर एक ज़हन में कास्टिंग काउच का जो डर रहता है, वो ज़रूर रहता है। तो जब आप मुंबई इंडस्ट्री में आईं, तो किस तरह का एक डर था और किस तरह का एक काम करने को लेकर एक जोश भी था? और जो कास्टिंग काउच को लेकर जो हमेशा फीमेल एक्टर्स के सामने परेशानियाँ रहती हैं, उसको लेकर क्या कुछ विचार चल रहे थे आपके ज़हन में? जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई बेसिक ट्रेनिंग ले लेते हो, जैसे मान लीजिए एलएलबी आपने कर लिया या आप एफटीआईआई पास आउट है, जी, और या फिर आप ट्रेनिंग से थिएटर ग्रुप से भी आप अगर अपने शहर में थिएटर करके भी आए हो, तो पहली बात तो ये हो जाती है कि आपको अपने परफॉर्मेंस पे, अपने एक्सपेंस पे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। जी, तो उस वजह से आप गलत लोगों की सर्कल में कभी नहीं पास करोगे। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप एनएसडी से हो, एफटीआईआई से हो या किसी थिएटर बैकग्राउंड से हो, तो आपको गलत सर्कल में घुसने की जरूरत ही नहीं है। ये जी। उनके साथ होता है ज्यादातर, जिनको नहीं पता होती चीजें कि मुंबई पहुंचने के बाद क्या होने वाला है। जी, तो मेरे साथ वो प्लस पॉइंट था कि मैं एनएसडी से पास आउट थी, तो कहीं ना कहीं एक सर्कल मुझे पता था कि किस सर्कल में ऑडिशन करके कहाँ जेन्युइन लोग मिलते हैं और कहाँ जेन्युइन लोग नहीं मिलते। जी, तो अगर आप ये बेसिक ट्रेनिंग लेके आप खुद ही का कॉन्फिडेंस होगा और अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस इसमें काउंट करता है, तो उस वजह से आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप कहीं भी गलत जगह पर नहीं फंसोगे अगर आप अपनी चीज को अच्छे से करना जानते हो। जी, जी, तो कोई आपको वर्गला नहीं सकता। ये बिल्कुल। जनरली किनके साथ होता है, किसी नई लड़कियां हैं मान लीजिए या कम उम्र की, जिनको नहीं पता और जी। उनको मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि अरे तुमको हीरोइन दिखती है, तुमको मुंबई जाना चाहिए, जी, और कोई ग्रेजुएट में आ भी जाए मान लीजिए। अब उनको नहीं पता है कि कौन सही है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत तरीके के लोग हैं। बिल्कुल। आपको कोऑर्डिनेटर्स भी मिलते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी मिलते हैं, वो जरूरी नहीं है कि सब जेन्युइन नहीं होते। जी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा अभी तक से, मेरे से तो आज तक कभी ऐसा कोई हुआ ही नहीं, ऐसी कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। जी, जी, तो वो डर इसलिए नहीं था बिकॉज मैं वहां से पास आउट थी और मुझे कॉन्फिडेंस था अपने काम पे। जी, जी। एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे ये भी करना चाहूँगा, आप दोनों से करना चाहूँगा कि आप दोनों एनएसडी पास आउट हैं, रंगमंच भी किया आपने, फिल्में भी की, सीरियल भी किया। इन तीनों फील्ड में आप क्या डिफरेंस देखते हैं और आप लोगों को खासकर पर्सनली किस फील्ड में काम करने में ज्यादा मजा आता है? जी, देखिए, जो थिएटर जो करने वाली बात है, जब लाइव आप ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, ना फिल्म से हो सकता है, ना सीरियल से हो सकता है, ना नाटक से हो सकता है। जी, क्योंकि आप जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके पीछे ऐसे, जब आप एक नाटक करते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 महीने से आपके रिहर्सल होते हैं, आप उस कैरेक्टर को जीते रहते हैं। बिल्कुल। और जब आप उसके लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हो तो उसका रिस्पॉन्स भी आपको तुरंत मिलता है। जी, और जब आप प्ले करते हो तो दिन ब दिन आपका कैरेक्टर निखरता जाता है, जी, राइट। लेकिन फिल्म हुआ या सीरियल हुआ या एड हुआ, अभी 30 सेकंड का एड है, तो जी, उसमें मेरे लिए प्रिपरेशन का 1 महीना नहीं मिलेगा। जी, मुझे वहां पे जा करके 30 सेकंड के लिए जो मुझे किरदार दिया जाएगा वो मुझे उसमें परफॉर्म करना है। जी, और जब आप शूट कर रहे होते हो तो टेक रीटेक्स बहुत सारी चीजें होती है, जी, तो वो फील जो थिएटर में है वो फील इधर नहीं है। इस चीज का अलग मजा है और इस चीज का अलग मजा है। जी, जी, और मुझे लगता है एक अभिनेता के तौर पे मुझे डिफरेंस कहीं नहीं नजर आता है। मतलब इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्राफ्ट वाइज हर किसी में सेम तरीके का अप्रोच होता है मेरा। जी, मैं ऐड करूं या फिल्म करूं, वेब सीरीज करूं, नाटक करूं, मेरा प्रोसेस सेम है। जी,
खाली टेक्निकली थोड़ी सी डिफरेंस ये आ जाता है कि जब हम मंच में काम करते हैं तब हमारे लिए ऑडियंस लाइव होता है तो उसकी एनर्जी थोड़ी अलग होती बिल्कुल। है, और जब हम कैमरे के सामने होते हैं तब कैमरा ही हमारे लिए ऑडियंस होता है तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी अलग होती है। जी। क्राफ्ट में कोई अलग चेंजेस कुछ नहीं आता है, आप खाली उसको थोड़ा बांध देते हो और थोड़ा खोल देते हो, यही दो डिफरेंस। जी। और ऑडियंस का जहां तक सवाल है, कैमरा हमारे लिए ऑडियंस बन जाता है तो हमको इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब हम 100 लोगों के लिए या 1000 लोगों के लिए कोई परफॉर्मेंस करते हैं ऑन स्टेज, तब हमको पहला और आखिरी दोनों बंदे मतलब दोनों ऑडियंस को सुनाना पहुंचाना पड़ता है, जी। तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी अलग होती है, उसका थीम थोड़ा अलग होता है। बट एंड ऑफ द डे आप दोनों में सेम तरीके की चीज ही अचीव करते हो एज एन एक्टर। जी। वो है मेंटल सेटिस्फेक्शन और सेल्फ सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल। वो एक अभिनेता के तौर पे मुझे लगता है दोनों जगह सिमिलर है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्टिंग तो हमें तीनों फील्ड में करनी है, बस थोड़ा-सा जो एक टेक्निकल चीज़ रहती है उसको हमको समझना पड़ता है। अगर हम थिएटर में हैं तो हमको दर्शकों तक अपनी आवाज़ पहुँचानी है, लेकिन अगर हम टीवी सीरियल में हैं तो हमारे पास माइक लगे हुए हैं, अगर हम फ़िल्म कर रहे हैं तो हमारे पास डबिंग का ऑप्शन वहाँ पर रहता है। जी, मैं चाहूँगा कि जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप दोनों कोई अपने रंगमंच का कोई डायलॉग या कोई जो टीवी सीरियल में आपको कोई डायलॉग पसंद है या कोई फ़िल्म का डायलॉग जो आप लोग ने किया है, अगर आप हमारे दर्शक को सुनाएँ तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। यही सबसे कठिन सवाल होता है। बिल्कुल, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल भी ये होता है, दर्शक यही सुनना और देखना भी चाहता है, मैं आपको अगर बताऊं तो। एक्चुअली क्या है, मुझे लगता है कि एक अभिनेता के तौर पे कहीं पे भी एक डायलॉग या बोलने से पहले एक प्रिपरेशन होती है व्यक्ति की। जी, जी। मतलब हम नाटक करते हैं, नाटक में एक एक कॉस्ट्यूम और एक मूड, उसके थ्रू एक डायलॉग बोलने में खुद को भी मजा आता है, दर्शकों को भी देखने को मजा आता है। तो जी। इस मामले में तो मैं बोलूंगा कि आप लोग हमारी फिल्में देखिए जो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स में या सोनी में, तो शायद आपको बहुत मजा आएगा। लाइट ऑफ कीजिए, अच्छा साउंड लगाइए और भरपूर मजा लीजिए हम दोनों के अभिनय से। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन रंगमंच आप लोग ने बहुत किया, रंगमंच में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जिसके डायलॉग बहुत अच्छे और बड़े खूबसूरत हैं। अगर कुछ याद हो तो आप शेयर करें, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। जी आप सुनाइए। नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा, सुनाना तो आपको है, क्योंकि दर्शक आपको देख रही हैं, आपको सुनना चाहती हैं। अगर कुछ याद है तो, नहीं तो फिर मैं अगला सवाल करता हूं आप लोगों से। चलिए मैं अगला सवाल करता हूं। टीना जी, आपने गुलाबों सिताबों में भी काम किया, अमिताभ जी थे उसमें, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अमिताभ जी के साथ काम करने का? क्या कुछ सीखने को उनसे मिल रहा आपको? एक्चुअली उनके साथ काम करना मतलब ये तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हर एक एक्टर दुनिया में कहीं भी, स्पेशली इंडिया में कहीं भी होगा तो एक ना एक बार तो उसके दिमाग में थॉट आया होगा कि काश मुझे अमित जी के साथ एक बार काम करने का मौका मिले। बिल्कुल। तो मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैंने भी ये सपने जरूर देखे थे कि कभी मुझे उनके साथ मौका मिलेगा लाइफ में, तो बहुत बहुत खुश हुई और वो हुआ भी। और मतलब लकीली मुझे वो चांस मिला, मैं सुजीत सर के साथ भी काम कर पाई और अमित जी के साथ काम कर पाई। और डेफिनेटली वो जो सदी के महानायक उनको ऐसे ही नहीं भूला जाता, बिकॉज वो उनका ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप खाली बैठ के उनको काम सिर्फ देखोगे भी ना तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बात तो ये कि इस एज में इतनी एनर्जी के साथ इतने डिसिप्लिन होकर के वो काम करते हैं। मतलब मुझे अपने ऊपर लगा कि 9 बजे का कॉल टाइम में वो 8:30 बजे वहां पहुंच रहे हैं और सबकी सारी चीजें ऑलरेडी सेट है। तो मैं तो जब मेरा अगर शॉट नहीं चल रहा तो मैं फिर लेके वहां पर बैठती थी, मैं वैनिटी नहीं जाती जी, क्योंकि देखने का मौका ही हमको नहीं मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बड़े कलाकार को आप ऐसे देख पा रहे हो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्रेट एक्टर अमिताभ बच्चन जी, आराम से जी हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। बिल्कुल। बुलूराम दास जी, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। एक फिल्म हमने देखी थी, एक फिल्म आई थी अभिमान, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की कहानी थी। दोनों सिंगर थे। अमिताभ बच्चन खुद जया भादुड़ी को
सिंगिंग की फील्ड में लेकर आते, लेकिन जब जया भादुड़ी ज़्यादा बेहतर सिंगिंग करना शुरू कर देती हैं तो अमिताभ बच्चन जी के अंदर एक जो मेल ईगो रहता है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है, झलकता है। तो आप दोनों एक्टर हैं इस फील्ड में, तो क्या कभी कुछ ऐसा ईगो बीच में सामने निकल कर आता है, या फिर पहले से ही आप दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने सोच के रखा है कि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट, या किसी तरह की जो फिल्म में हमने देखा था अभिमान फिल्म में, ऐसा कुछ ईगो क्लैशेस यहां पर नहीं आएंगे? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है बेसिकली। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये बात तो है, जब आप दोनों ही एक प्रोफेशन से होते हो तब ये आप लोगों की जिम्मेदारी भी होती है कि आप दोनों के बीच ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही ना हो जी कि उसके वजह से आपके रिलेशनशिप या आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम है। जी तो इस बारे में हमने बहुत सारी बातें पहले भी कर रखी है और बीच बीच में हम लोग बातें इस बारे में करते ही है। ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऐसा एक फील्ड है, कभी किसी को काम ज्यादा मिलेगा, कभी किसी को कम मिलेगा, जी कभी दोनों को काम मिलेगा, कभी दोनों को काम नहीं मिलेगा। ये फील्ड ही ऐसा है जिसमें हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी के बिल्कुल करियर। बिल्कुल। लेकिन इस मामले में हम दोनों सच में इस मामले में लकी है कि मुझे कुछ समझाने की इनको जरूरत नहीं पड़ती, या मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जरूर है, जब हम दोनों परेशान होते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, कोशिश करते हैं, समझाते हैं, बात करते हैं। जी और मुझे लगता है हर चीज का सोल्यूशन बात करना है, और कुछ भी दिमाग में आता है शेयर करो। सिर्फ ये रिलेशन नहीं, मुझे लगता है कोई ऐसा पर्सन बनाओ लाइफ में जिसको आप हर चीज शेयर कर सके। जी वो चाहे आपका दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, पापा हो, कोई भी हो सकता है। जी तो मैं लकी हूँ कि मेरे लिए ये दोस्त भी है, बैचमेट भी है, मेरे लिए क्रिटिक भी है, मेरे लिए टीचर भी है, मेरी वाइफ भी है, सब कुछ है। जी सो हम दोनों बहुत बात करते हैं इस मामले में, और आज तक तो वो प्रॉब्लम नहीं आया, ताकि शायद आगे ना आए, उम्मीद बिल्कुल। करता हूँ। नहीं बिल्कुल, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आप दोनों में तो ऐसी समस्या कभी नहीं आएंगी। टीना जी, इसमें क्या आप ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि घर की जो होम मिनिस्टर है वो तो महिलाएं होती हैं, तो जो बाहर की जिम्मेदारी है, एक्टिंग को भी संभालना, घर को भी संभालना, काफी मुश्किल होती होगी। नहीं, एक्चुअली वही है, बैलेंस ही करके चल रहा है सारी चीजें। ऐसा जी। नहीं है कि मैं ही घर संभालूं या वो ही घर संभालूं। हम दोनों एक्चुअली क्या है ना, हस्बैंड वाइफ ज्यादा फ्रेंड्स है, बिल्कुल। तो वो कभी अप डाउन वाला मामला है ही नहीं। हम दो काम करते हैं, बराबरी से करते हैं। जी तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज कभी, अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती। जी जी जी। अच्छा, पिछले 1.5 साल से कोरोना चल रहा है और कोरोना के कारण हर फील्ड परेशान है, खासकर एक्टिंग फील्ड, तो क्योंकि जो शूटिंग थी, शूटिंग रुकी हुई थी, और खासकर कलाकारों को बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि मुंबई में तो आप जानते हैं वैसे भी एक्टिंग करने के बाद कई महीनों बाद पेमेंट मिलता है। तो किस तरह की समस्याएं आप देख रहे थे जब कोरोना काल चल रहा था? अभी भी चल रहा है, हालांकि अब शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन किस तरह की समस्याएं शुरू हो गई थी? ये सबके लिए बहुत क्रिटिकल केस था और बहुत ही चैलेंजिंग केस था। इस तरीके से हम नहीं, पूरी दुनिया इससे फाइट कर रही थी। तो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं ये भी चल रहा था कि सिर्फ हम भुक्तभोगी नहीं, पूरी दुनिया मतलब इससे गुजर रही है। तो ऐसे में अपने आप को हम इतना ही कर सकते कि हम अपने आप को तैयार रखें, हम जी। अपने आप को स्वस्थ रखें, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तब हम फिजिकली और बाकी तरीके से हम स्वस्थ रहे और उस चीज के लिए तैयार रहे। जब मौका मिले तो जब कर मौका पाते। मिले तो कर पाए, उस चीज की तैयारी जी, हम जी। करके रखते हैं। जी जी। चलिए, समय बहुत कम है, बातें तो और करना हम चाह रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें आपके अभिनय के सफ़र के बारे में जानना चाह रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके भविष्य के लिए आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो बातें सितारों में आज हमने बात की बोलूराम दास और टीना भाटिया जी से। दोनों पति पत्नी हैं, साथ में अभिनय भी कर रहे हैं। तो अगली बार हम बातें सितारों की में फिर किसी खास सेलिब्रिटी के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।